हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ वाला पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनेशन से। नॉर्मली फोर्स क्या होता है? फोर्स को एक छोटी जनरल वे में कहे तो पुश और पुल इज़ अ फोर्स। किसी भी चीज़ को मूव करना हो, पुल करना हो, आपको खींचना हो, धक्का देना हो, सबके लिए जो चीज़ कहते हैं हम उसको कहते हैं फोर्स। ठीक है, अब फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है, जैसे एग्जांपल दिखा दिए मैंने इसमें। टू ओपन द डोर, आइदर पुश और पुल इट, कैसे भी खोल सकते हैं। अब ड्रॉर आप खोल रहे हो तो ड्रॉर को खोलने के बाद बंद करते हो, तो पुश और पुल दोनों के दोनों एग्जांपल आपको एक ही उसमें दिख रहे हैं। कुछ वैसे नॉर्मल लाइफ में जो रेगुलर गेम्स में आपको दिख जाता है। फुटबॉल में हम लोग किक करते हैं बॉल को, है ना। फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग इट, दैट इज अप्लाइंग अ फोर्स। बिना फोर्स के किसी चीज़ की पोजीशन को चेंज करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें क्या, हम लोग जब हमें फोर्स पता लग जाते हैं तो हमें मोशन का कॉज पता लग जाता है कि किस कॉज की वजह से ये मोशन हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रखा है, द फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, फॉर एग्जांपल अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, इसमें फोर्स लग रहा है अपोजिंग फोर्स। ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट चल रहा है वहाँ पे अपोजिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका एक और एग्जांपल, बाय मूविंग द हैंडल द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाईसाइकिल कैन बी चेंज। अब फोर्स कैसे लगा, कहाँ लगा, हैंडल में फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ऐसे कुछ एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, ये सब आप लोगों के बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, कोई ज़्यादा बड़े टफ एग्जांपल्स नहीं है। नॉर्मली फोर्स मैंने समझा दिया आपको इसमें। नेक्स्ट है, फोर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, इधर से और इधर से मैंने इसके पास एक स्ट्रिंग बांध दी। 10 kg का बॉक्स लिया है मैंने। ठीक है, 10 kg का बॉक्स है। अब आपके फ्रेंड ने इधर से अप्लाई किया 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, और इधर से अप्लाई किया 10 न्यूटन का फोर्स आपने। क्या हुआ, ये जो बॉक्स है वो आपकी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, मतलब आपके फ्रेंड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, आपके फ्रेंड ने लगाया ज़्यादा आपसे। ठीक है, अगर आपने कहा कि नहीं अब आपको फोर्स चेंज करना है, तो आप दोनों बराबरी पे लगा दो। जैसे मान लो आपके फ्रेंड ने 20 न्यूटन लगाया तो आपने भी वही अपनी ताकत दिखा दी और आपने 10 न्यूटन का फोर्स 20 न्यूटन का फोर्स आपने भी लगा दिया। तो नेट फोर्स इसका कितना आ रहा है? नेट फोर्स आ रहा है आपका 0। तो इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स, मतलब आपका जो नेट ये मूव बॉक्स जो मूव है उसका मूवमेंट 0, मतलब मोशन बिल्कुल नहीं होगा, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है ना। तो नेट फोर्स इसका हो जाएगा 0। तो इन टोटल में बताऊँ, बैलेंस फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज 0 और अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी दिख ही रहा है आपको नोट्स में, इफ़ द रिजल्टेंट इज अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट इज द नेट। ठीक है, इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। ये नोट्स आप लोग बिल्कुल रट लेना, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक दे रखा है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर एक गेम जो जिसको अब रस्सा कैच भी कहते हैं कई लोग। तो टग ऑफ वॉर इज इफ द बोथ टीम विल अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, रोप डज नॉट मूव इन आइदर साइड। ठीक है, मतलब बैलेंस फोर्स लग रही है। नेट फोर्स 0। ये बैलेंस फोर्स के मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, आप लोग ये देख लेना। ठीक है, सारे एग्जांपल्स हैं। अनबैलेंस फोर्स के एग्जांपल, अनबैलेंस फोर्स मैंने बता दिया जिसमें रिजल्टेंट नेट फोर्स 0 नहीं होगा, मूवमेंट इसमें ही कॉज होगा। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स ही ज़रूरत होती है किसी चीज़ को मूव करने के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनबैलेंस फोर्स है। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ बैलेंस फोर्स होगा, आप किसी भी चीज़ को हिला नहीं सकते। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स होगा तभी आप किसी चीज़ को हिला पाओगे। जैसे आपको कोई बुक एक टेबल से उठानी है तो आपको एक उससे ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझे। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये सारे एग्जांपल हैं। सारे एग्जांपल आप लोगों को रीड कर लो, सब आ जाएगा। ये सब बहुत इजी टॉपिक्स हैं, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द चैप्टर फोर्स। ठीक है, चलो भाई पहले तो बता देते हैं कि सिर्फ एक न्यूटन नहीं थे, उनसे पहले कई लोगों ने और भी रिसर्च करी हुई है लॉज ऑफ मोशन पे। पहले आता है गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने जो
पहले थे जिन्होंने कहा था ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन द नो फोर्स एक्ट ऑन दैम। समझे? मतलब सीधी सी बात, इन्होंने इनर्शिया के बारे में पहले ही बता दिया। इनर्शिया न्यूटन ने बताया था, पर इन्होंने पहले ही बता दिया अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर आप कोई अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तो। ठीक है? या फिर एक बॉडी किसी रेस्ट में ही रहेगी अगर आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। ये गैलीलियो ने ऐसे ही कह दिया था, पर इन्होंने कोई ऐसे प्रैक्टिकली कुछ ऐसा फॉर्मूलाज डिराइव नहीं करे थे, तो इनको अभी ज़्यादा नहीं माना जाता। इनको आप पढ़ लेना बस ऐसे ही। मेन आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में आपको 3 लॉ आपके पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी बताई जाती है कि जिसमें वो रहना चाहता है। मतलब सीधी सी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा अगर उस पर कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो। अगर वो किसी कांस्टेंट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा है तब तक वो उसी मोशन में रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है? अच्छा, आप लोगों को कभी आप लोग बस में बैठे होंगे तो एकदम सडन ब्रेक लगता है तो आप लोग आगे मूव हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है मोशन ऑफ इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ मोशन में है। मतलब आपकी बॉडी मोशन में एकदम सडनली ब्रेक रख के एकदम से रेस्ट में आ गई तो आपकी बॉडी आगे भागती है क्योंकि वो रेस्ट में आना नहीं चाह रही। यही है इनर्शिया, एक प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की। ये कोई वैसी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी होती है कि वो रेस्ट में रहना चाहता है कि मोशन में रहना चाहता है, जब तक कोई और एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना कर रही है। ये बहुत इजी सा है, ये तो सबको ही पता है। जब तक आप किसी चीज़ को हिलाओगे नहीं, मूव नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये जैसे मैंने अभी आपको बस वाला एग्जांपल दिया, वो पहले एग्जांपल आपको बस में दिख जाएगा। ठीक है? जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिखा रखा है इसमें ए वाला, ये आपको पूरा एग्जांपल वही है बस का। ठीक है? सेकंड वाला है जब ब्रेक लग रहे हैं वो उसका, उस पहला वाला है जब एकदम से रेस्ट से मूव करती है, सेकंड वाला है जिसमें ब्रेक लगते हैं। सारे रीड करने वाले हैं। एक और है, जैसे आप कभी कोई मैट झाड़ते हो ना, तो जब आप उसको बीट करते हो, क्यों बीट करते हैं? बीट इसलिए करते हैं सो दैट उसकी जो धूल है जो उसमें फंसी हुई है वो मोशन में आ जाए और वो धूल वहीं की वहीं रेस्ट में रह जाए। धूल रेस्ट में रह जाए और कारपेट मोशन में आ जाए तो क्या होता है, सारी धूल जो रेस्ट में जाती है वो नीचे गिर पड़ती है और वो धूल वो साफ़ हो जाता है क्योंकि धूल इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। ठीक है? अब ये सारे तो एग्जांपल हैं, मैंने सारे एग्जांपल लिख दिए, सब रीड कर लोगे एक बार, आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब मास एंड इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट because of which it resists to get disturb its state is called inertia। ये वाली लाइन याद कर लो, अगर क्वेश्चन भी आ सकता है what is known as the inertia। inertia is the property of an object, the main line is this, inertia is the property of an object। ठीक है? ये तो आपको हो गया भाई याद करने वाली चीज़ है। ठीक है? in other words the natural tendency of an object that resist to change its states of motion is known as the inertia। मैंने आपको पूरा समझा दिया inertia क्या है। ठीक है? since the heavy object, ये सब आप पूरा एक बार रीड कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब सबसे अच्छा टॉपिक है आपका मोमेंटम। मोमेंटम सही, बिल्कुल सही लाइन लिखी है इसमें, पावर ऑफ मोशन। ठीक है? मोमेंटम सीधे से बोलो एक मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है? मोमेंटम ऑफ, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, ये सब न्यूटन ने ही बताया था। जैसे उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया उनके सारे लॉज एप्लीकेबल हो गए, सारे लॉज को मान लिया गया। जैसे आप लोगों को, कई बच्चों को तो पता होगा कि पहले बता चुके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सक्लेरेशन, राइट? ये एक्सक्लेरेशन के बारे में आप पहले चैप्टर्स में पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा, मास इनटू एक्सक्लेरेशन। तो मास इनटू एक्सक्लेरेशन से आप एक्सक्लेरेशन हटा दो तो मास इनटू वेलोसिटी जो कि होता है मोमेंटम। समझे? और मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है? वैसे मेनली आप इसका फॉर्मूला याद रखोगे, आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, सीधे सीधे आपको पूछा जाता है कि मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है। कभी कभी आपको क्या दे दिया जाता है, फोर्स दे दिया जाता है। ठीक है? फोर्स दे दिया और एक्सक्लेरेशन दे दिया, आपको सीधे मोमेंटम पूछ जाता है। अगर आपको फोर्स और एक्सक्लेरेशन दे दिया है तो आपको क्या मास निकालने में ईजी नहीं हो गया? आप सीधे क्या कर सकते हो, F/A करके मास निकाल लोगे। अब आपके पास मास आ गया
वेलोसिटी आपको मिल रही होती है तो आप भी इजीली निकाल लोगे, मतलब मोमेंटम आप इजीली निकाल लोगे। आई होप समझ में आया होगा इतना तो, है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें सारे एग्जाम्पल समझा दूंगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ पर्सन गेट इंजर्ड इन द केस ऑफ हिटिंग बाय एन ऑब्जेक्ट सच दैट स्टोन, पेबल्स एंड एनीथिंग बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको सीधी सी क्रिकेट का एक एग्जाम्पल देती हूँ, जिसमें जब एक बॉल जब हिट होती है तो एक फील्डर उसको कैच करने के लिए दौड़ता है, तो वो इस तरह से दौड़ता है कि उसकी बॉल को उसको हाथ में लेना है। वो अपनी बॉडी को इस तरह से मूव करता है, उसकी मोमेंटम समझ के मूव करता है, मतलब उसकी मास कितना है, उसका वेलोसिटी कितना है, वो अपने आप। और जैसे उसके हाथ में आती है तो एक जर्क से हुआ उसका हाथ भी पीछे जाता है, वो ड्यू टू मोमेंटम ही है। समझ गए? ये सारी डेफिनेशंस हैं, और भी है इसमें एग्जांपल। ठीक है, इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन when it is fired from a gun because of momentum due to the great velocity। अच्छा, मान लो मैंने ऐसी ही उठाई, एक बुलेट उठाई और मैंने सीधे फेंक के मारा, क्या उसको कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। रीज़न, मेरी हाथ से फेंकी गई उस बुलेट की वेलोसिटी बहुत कम हो गई, मास तो उतना ही था पर वेलोसिटी इतनी कम हो गई कि उसका मोमेंटम ही ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं मतलब बहुत कम ही हो गया, नेग्लिजिबल ही मान लो। पर अगर गन से फायर हुई वही चीज़, गन से फायर हो रही है तो उसमें मास तो वही है पर वेलोसिटी इतनी हाई लेवल की हो गई है कि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर जो फोर्स आएगा, फिर जितना मोमेंटम उतना ज़्यादा हाई फोर्स, उस पर जो फोर्स आएगा वो पूरी तरह से उस तेज वाला होगा, और भाई पता ही है फिर क्या ही होना है। ठीक है, तो अ पर्सन गेट इंजर्ड सीवियरली व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ द व्हीकल ड्यू टू मास। अच्छा, मान लो एक साइकिल है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक ट्रक है वो भी सेम वेलोसिटी, जब उनकी दोनों की टक्कर हो गई ऑफकोर्स साइकिल जाएगी। क्यों? हम सब लोगों को नॉर्मली कह देते हैं अरे मास उसका ज़्यादा था इसलिए, पर रीज़न अब मैं बता दूं, अगर उसका मास जो कम है, उसका मास अगर वो वेलोसिटी इतनी हाई कर ले कि उसका मोमेंटम ट्रक के मोमेंटम के बराबर हो जाए या ट्रक के मोमेंटम से ज़्यादा हो जाए, ये सब वेलोसिटी की वजह से ही होगा। अगर ऐसा हो गया तो ट्रक को डैमेज होगा, साइकिल को कुछ भी नहीं होगा 100%। रीज़न है कि उसकी वेलोसिटी भी उतनी कम हो गई, मास भी उतना ही हो गया। मोमेंटम चाहे कितना भी कर लो, ट्रक का ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू मास। और इतना प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं कि आप मतलब साइकिल की वेलोसिटी इतनी हाई कर दो कि ट्रक को मोमेंटम को हरा ले, ये वैसे प्रैक्टिकल है नहीं। पर थियोरेटिकल हम कह सकते हैं कि अगर साइकिल की मास और ट्रक का मास में अंतर है तो वेलोसिटी अगर हम लोग साइकिल की इतनी हाई कर दे कि मोमेंटम जो है ट्रक से ज़्यादा हो जाए साइकिल का, तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, सब पढ़ने वाले एग्जांपल है, सारे के सारे आप पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक है मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, क्या होगा मोमेंटम अगर रेस्ट में हो गया ऑब्जेक्ट? तो ऑफ कोर्स मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, P = mv। अब mv में m है पर v नहीं है, तो v = 0, तो पूरा P = 0, मोमेंटम 0 हो गया। मतलब रेस्ट का मोमेंटम होगा ही नहीं, कितना भी कर लो आप, मास कितना भी बड़ा ले आओ। इवन अगर आपको प्लेनेट भी उठा लो उसको रेस्ट में रख दो ना, वो भी आपको मोमेंटम 0 देगा। इसलिए मास और वेलोसिटी दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, और वैसे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका मास नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ऐसा संभव है नहीं, हर चीज़ का इस यूनिवर्स में मास है, हर चीज़ का मास है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही है, हमारा केमिस्ट्री में भी चैप्टर मैटर एंड सराउंडिंग, उसमें ही लिखा हुआ है एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास, एवरीथिंग हैज़ एक्चुअली मास। ठीक है, तो हम वेलोसिटी को 0 कर सकते हैं, मोमेंटम 0 तभी होगा जब वेलोसिटी 0 होगी। और अगर आप थ्योरेटिकल जाओ तो मास 0 हो गया तो भी मोमेंटम 0 हो गया। ठीक है, पर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, पर आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें मास 0 बोला जी, ऐसा नहीं हो सकता। पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर देना बनता है। अब मोमेंटम की यूनिट क्या लगती है, क्या यूनिट होगी? आप ध्यान से निकाल को, अगर मास की यूनिट आप देखो, ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है? नॉर्मली केजी। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम फॉलो करेंगे हम लोग, ये आप लोग याद रख लो अभी से ही। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। मतलब डिस्टेंस की यूनिट आपको मीटर लेनी है, वेट की यूनिट मास की यूनिट आपको केजी लेनी है, और टाइम की यूनिट आपको सेकंड लेनी है। तो MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मैं बात करूँगी पूरी आपकी, है ना। MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग मास केजी में, वेलोसिटी कितने में होता है? मीटर पर सेकेंड, अगर आपको याद हो तो।
ठीक है, अभी लास्ट टू लास्ट चैप्टर मोशन में आपने पढ़ा होगा। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड ये यूनिट ध्यान से रहना। रीज़न क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी कभी आपको मास तो ग्राम में दे दिया होगा और आपका वेलोसिटी ऐसा यूनिट में दी होगी, पर आपको मास को किलोग्राम में करना ज़रूरी हो जाएगा जब आप ये यूनिट यूज़ कर रहे हो। यूनिट का खेल सबसे ज़्यादा होता है 9th क्लास में, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन हमेशा आपको यूनिट्स में खेल के देंगे टीचर्स। कभी कभी जब ईजी बनाना तो नहीं देते, पर ज़्यादा ध्यान रखना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है इसमें, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन हैविंग मास ऑफ 10 kg। 10 kg मास तो बिल्कुल भाई सही दे रखा है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। 10 kg का मास दे रखा है। व्हेन इट इज़ थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सो ईजी क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता है। सीधे सीधे m की वैल्यू दे दी, v की वैल्यू दी, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड। वेरी नाइस। ठीक है, ये तो बढ़िया है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, बहुत सी ऐसे ईजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और हो तो एग्जांपल देखूँ, हाँ है, देखो। अ मास ऑफ गुड्स लॉरी, गुड लॉरी यानी क्या, वो नहीं कहती मालगाड़ी, मालगाड़ी का एक मास लॉरी उसको बोलते हैं। ठीक है, उसका मास दे रखा है 4000 kg एंड मास ऑफ गुड्स लोडेड टू 20,000 kg। ठीक है, इफ़ द लॉरी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मोमेंटम। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर उसका लॉरी का मास ही आपको दे रखा है 4000 kg और उसमें गुड्स का भी दे रखा है, तो आप इन दोनों को सम करोगे, समझे, कितना आ रहा है सम, 24,000, राइट, इतना आ रहा है। और आपको वेलोसिटी तो दे रखी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा 48,000। ठीक है, 48,000 kg मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। अब आप देखो, ये इसको इस तरह से करोगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब चीज़ लिखनी पड़ेगी। पहले आपको दिखाना पड़ेगा वेलोसिटी कितनी दे रखी है, मास ऑफ लॉरी बताया, फिर मास ऑफ गुड्स बताया, उनको ऐड क्यों कर रहे हो ये भी बताना पड़ेगा टोटल मास के लिए। ठीक है, मोमेंटम पूछा जा रहा है तो इस तरह, मतलब ये लिखने का पैटर्न है। और लगभग ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2 to 3 मार्क्स के लिए आता है, क्योंकि मोमेंटम एक ऐसा फेवरेट टॉपिक है टीचर्स का, एग्जामिनर्स का, कि ये मोमेंटम टॉपिक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर। एक मोमेंटम और जो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन है इसमें, अ कार हैविंग अ मास दे दिया है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मोमेंटम। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, आप खुद एक बार ट्राई करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है, अभी तक मैंने इतने करा दिया है, हो चुका है, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट लॉ पे, जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे ज़्यादा सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब मोमेंटम समझाने का व्यू यही था कि आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन इजीली समझ पाओ। ठीक है, मोमेंटम एक बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई, अब फोर्स उस मोमेंटम को बढ़ाता है, मोमेंटम बढ़ा फोर्स बढ़ा। अब जब तक मोमेंटम बॉडी का ज़्यादा नहीं होगा, फोर्स भी तो ज़्यादा ही लगेगा भाई। चलो भैया, अब इसकी स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, पहला ही आप देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बता दिया मैंने, जितना मोमेंटम उतना फोर्स। अनबैलेंस यूज़ क्यों किया है इधर, अनबैलेंस नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर सकता, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, समझे। क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, व्हाट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m से डिनोट कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से, फाइनल वेलोसिटी v से। ये सब तो मोशन वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा सब कुछ। ठीक है, मैथमेटिकली मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम को p1 से कहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा ढंग से बता दूं आपको। इनिशियल मोमेंटम को p1 से लिया, p1, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी किसको कहते हैं, u को, तो इनिशियल मोमेंटम हो गए p इज इक्वल टू mu, डन, p1 है ये इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जिसको हम p2 से डिनोट करते हैं, इसका हो जाएगा क्या, mv। ठीक है, ये दोनों मोमेंटम। अब इसका चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही है इसकी स्टेटमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है p फाइनल मतलब p2 माइनस p1, p इनिशियल।
ठीक है, इन दोनों को माइनस करके ये देख रहे हो ये स्टेटमेंट, ये पूरा है मेन, ठीक है। और सही मायने में लिखा जाए तो आपका जो ये वाला है इक्वेशन ये याद कर लो, m कॉमन आ जाएगा v माइनस यू पॉन में t, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, चेंज इन, एक्चुअली नॉट चेंज, इट्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इट इज़ एक्सेलरेशन। अब इसी इक्वेशन से हम क्या ये प्रूव कर सकते हैं कि ये फोर्स जो होता है m a के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो इसने करके भी दिखा दिया है, दिख रहा है ये F इज इक्वल टू के, ये आपको मैंने अभी जस्ट अभी दिखाया है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको वैसे पहले स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, F इज इक्वल टू एम ए, ये ज़्यादा पता होगा। अच्छा, इस फोर्स की नॉर्मल यूनिट N लिख देते हैं, जिसको कहते हैं न्यूटन, पर जो ऐसा यूनिट करके जाओ, न्यूटन तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कर दी, पर बेसिकली इसकी यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट समझ में आ गया होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डिफाइन 1 न्यूटन, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में डिफाइन 1 न्यूटन। व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सीन इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर 1 मार्क्स के लिए ये आ ही जाता है ना, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं न्यूटन में कौन कौन सा, सबसे पहले आप सीखो तब होगी बात, ठीक है। प्रूफ ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे प्रूव हो जाएगा, ये ड्राइव हो सकता है कैसे, उसको उल्टा लेके जाओ, पूरी चीज़ को उल्टा ले जाओगे सब हो जाएगा, देख रहे हो ये पूरा डेरिवेशन लिखा हुआ है। कैसे, अगर मैं रेस्ट टू रेस्ट की बात करूं, बॉडी रेस्ट में थी, फाइनल भी उसकी रेस्ट हो गई, तो आप देख रहे हो v इज इक्वल टू यू में आ गया, दिख ही रहा है, वो मैंने आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा रखा है, ठीक है। u इज इक्वल टू वी हो गया, u 0 हो गया, सीधी सी बात है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो बहुत इजी है, सेकंड से प्रूव कर दो या ना करो वही बात आ गई, कोई ऐसे ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और आता भी नहीं है, क्योंकि इनर्शियल लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे बेसिक, किसी बच्चे को भी आ जाए ऐसा यूनिट हो, वो ऐसा लॉ है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी एक अच्छा लॉ है, सबसे ज़्यादा लोगों को याद रहता है एक्शन रिएक्शन लॉ, पर टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे अच्छा फोर्स है ये, सबसे अच्छा लॉ है, किसी को मारो सामने वाला थप्पड़ तो मारेगा ही, रिएक्शन तो देगा ही, है ना। पर नॉर्मली अगर आप किसी दीवार में मारते हो अपना हाथ, दीवार में मारते हो तो क्या आपको चोट लगती है, वो चोट लगती है इसलिए क्योंकि दीवार ने भी एक रिएक्शन भेज दिया आपके पास, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से, आप जितना फोर्स से आप मारो उतनी तेज़ आपके लगती है। भाई आप तो दीवार में मार रहे हो तो क्यों मार रहे दीवार, भाई दीवार भी तो अपना रिएक्शन दे रही है, फिर अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल अपोजिट और इक्वल रिएक्शन आता है आपके पास उस दीवार से भी। सोचो एक नॉन लिविंग थिंग भी ये लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। अब वॉकिंग भी थर्ड लॉ की वजह से भी हो पाती है। रीज़न, आप जो है अपने पैरों से ज़मीन को धक्का देते हो पीछे की तरफ, सो दैट आपको ज़मीन आगे की तरफ धक्का दे। ये है एक वो, जैसे मैं आपको करके दिखा दूँ, जैसे आप एक रोड पे चल रहे हो, ठीक है, आपके पैरों ने क्या किया, धक्का दिया ज़मीन को पीछे की ओर, ज़मीन ने अब ज़मीन थोड़ी खिसक जाएगी, तो आपने धक्का दिया ज़मीन को पीछे की तरफ, पर आप मूव हो गए आगे की तरफ। आपको अब आप चल रहे हो, आपको लगेगा ज़मीन आगे आगे मूव हो रही है, ज़मीन नहीं, आप ही मूव हो रहे हो। रीज़न, आपने अपने पैरों से धक्का दिया है पीछे की ओर ज़मीन को, ज़मीन ने आपको धक्का दिया आगे की ओर। ये क्या था, एक्शन था आपका पीछे का, रिएक्शन था आगे का, इक्वल एंड अपोजिट आपका रिएक्शन वो मिल रहा है, ठीक है, रिएक्शन। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। अ बोट मूव्स बैक व्हेन वी डिबोटेट गन रिकॉइल रोइंग ऑफ द बोट। अच्छा, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं ये गन रिकॉइल वाले पे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किसी बॉडी का हमेशा कंजर्व रहता है। अब ये कैसे रहता है भाई, कभी आप किसी बॉडी को मूव कराओगे ना, ठीक है, उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। रीज़न, उसका मास चेंज नहीं हो रहा, चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा मतलब इनिशियल मोमेंटम P1 इज इक्वल टू P2, ये है सीधी सीधी बात, मतलब M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये वाला फॉर्मूला अभी क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। सपोज टू बॉडी
A and B, each mass of m1 and m2 are moving with the initial velocity u1 and u. Strike after the time start moving with the velocity v and v1 and v2. मतलब इसका जो u वाला है और इसका v1 u1 and v1 मल्टीप्लाई बाय m1 and m2, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल होगा, समझ रहे हो। ये वैसे मैंने आपको सीधे सीधे ड्राइव कर दिया, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, इसका डेरिवेशन नहीं आता, सीधे क्वेश्चन आता है m1 v1 पे, ठीक है। ये दिख रहा है, ये देखो पूरा ढंग से आपको दिखा रखा है, कैसे दिख रहा है, सब कुछ है, चेंज इन मोमेंटम, ये सारा मैंने डिराइव कर रखा है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक्शन रिएक्शन को, मतलब फोर्स जो फर्स्ट पे लगा वो सेकंड जो रिएक्शन आ रहा है वो अपोजिट और इक्वल आएगा, तो फोर्स के बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये देखो पूरा मैंने ये दिखा रखा है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 v1 बाई m2 v2, ठीक है। अब ये इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं ट्राई करती हूँ नेक्स्ट क्लास में दूंगी, ठीक है, सो दैट आपको जल्दी समझ। इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी रख रखे हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये अगली क्लास में दूंगी। थैंक यू सो मच।